हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझा था, जिसमें दो महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया था, एक था ऑक्सीकरण और दूसरा था अवकरण। आज उसी से संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है रिडॉक्स, यानी अभिक्रिया को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम रिडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन देखते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, डिफिनेशन में इसका लिखा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ में होता है। ठीक है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। चलिए, इसका कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने को प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO, ये है आपका कॉपर ऑक्साइड। जब आप इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या बनने वाला है? तो कॉपर ऑक्साइड को जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस जल का निर्माण करेगा ऑक्सीजन के साथ मिल करके। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है? ऑक्सीजन हट गया है और हाइड्रोजन में क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन का वियोग कर रहा है। और पिछले लेक्चर में हमने तो यही चीज को देखा था कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग हो जाए उसको अवकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे जो हो रहा है हमारा कौन सा अभिक्रिया हो रहा है बच्चों? अवकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया हो रहा है। और ऊपर में देख रहे हैं आप कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। और जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपको ये पता होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में आपको ये चीज बताया गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या है बच्चों? ये है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण है। तो यानी हमने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में अवकरण और ऑक्सीकरण एक साथ हो रहा है। तो ये पूरे के पूरे जो अभिक्रिया है इसको हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जिंक है और इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक प्लस CuSO4। तो देखते हैं रिएक्शन के बाद क्या बनता है। तो देखिए, जिंक क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और बना देगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और इसके साथ में क्या होगा? Cu को अलग कर देगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ क्या हो रहा है? जिंक को देखिए आप पहले। तो पहले अगर हम जिंक को देखेंगे तो जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ पे सल्फर भी है लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है? ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो आपको पता है कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन को संयोग किया जाता है यानी ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा कौन सा अभिक्रिया हो गया बच्चों? ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम देखते हैं Cu के साथ क्या हुआ है। तो देखिए, कॉपर के साथ क्या हुआ है। कॉपर में आप देखिएगा कि पहले क्या था? ऑक्सीजन था और बाद में कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन से वियोग कर लिया। और आपको पता है कि जब कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन से वियोग किया जाता है तो उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया? अवकरण अभिक्रिया हो गया। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। और आपको बताया गया था कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ में हो जाए तो इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों, ये था दूसरा उदाहरण आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इससे हम आगे की बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित करता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर को चाहे बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले स्टार देके हम लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला आपका है
ताप, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। दूसरा है आपका दाब, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। तीसरा है आपका संपर्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में कांटेक्ट कहते हैं। और चौथा है आपका सांद्रण, जिसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और पांचवा आप बोल सकते हैं उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। और छठा आपका सूर्य प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सनलाइट। तो बच्चों ये 6 ऐसे कारक हैं, ये 6 ऐसे रीजंस है जिसके वजह से हमारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसकी जो रिएक्शन रेट होते हैं चाहे तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। तो आइए अब हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि इनमें से ऐसे कौन कौन से कारक है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ताप की। टेम्परेचर, तो देखते हैं टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल रिएक्शन में। तो कहा जाता है कि ताप बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रायः बढ़ जाता है। यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे आप ये चीज जानते हैं कि जो गर्म दूध है वो ठंडा दूध की अपेक्षा जल्दी से दही बन जाता है। तो यहां पे क्या हुआ कि जो दूध गर्म था उसमें क्या था, टेम्परेचर था, तापमान अधिक था उसका, इसीलिए वो ठंडा दूध की अपेक्षा क्या हुआ, जल्दी से दही बन गया। और कई बार आप ऐसे देखे होंगे कि जब मौसम गर्म होता है तो हमारे बनाए हुए जो सब्जी होते हैं खाने वाले, वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी सब्जी को फिर हम रेफ्रिजरेटर में रखें जिसमें तापमान कम करके रखा जाता है, तो बच्चे वो जल्दी खराब नहीं होते। इसका मतलब क्या हो, कम तापमान पर रिएक्शन का रेट क्या होता है, कम होता है, यानी अभिक्रिया की दर कम होती है। लेकिन तापमान अधिक होने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं जिसका नाम है दाब। प्रेशर, दाब बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट को भी हम देख सकते हैं कि ताप की तरह इसका भी बिहेवियर है। अगर किसी रिएक्शन का हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उसका जो रिएक्शन रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की जो दर होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम जब कुकर में खाना हम बनाते हैं तो किसी अन्य बर्तन की अपेक्षा जल्दी से खाना बन जाता है, जल्दी से खाना पक जाता है। तो क्या वहां पे क्या होता है कि जो कुकर होता है वहां एक प्रेशर बना रहा है, और अधिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, वहां रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है, और रिएक्शन रेट फास्ट होने की वजह से खाना भी क्या होता है, जल्दी से तैयार हो जाता है। लेकिन चलिए इसको हम एक केमिकल में देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस हो N2 प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस हो, और इसमें आपने प्रेशर को बढ़ा दिया। किसको बढ़ाया बच्चों, प्रेशर को बढ़ा दिया, यानी दाब को क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये जल्दी से क्या बन जाएगा, NH3 यानी अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बैलेंस करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपके पास नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो हमें क्या करना होगा, नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए इधर हम 2 लिख देते हैं। तो इससे क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया, और इधर हाइड्रोजन आपके पास कितना है, 2 है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ मुझे 3 देना होगा, और इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित हो गया, यानी बैलेंस हो गया। तो यहां पे देखा गया और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है, अगर हम प्रेशर दे देते हैं तो रिएक्शन तेजी से हो जाता है, और जल्दी से जल्दी क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग, तो आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं संपर्क। संपर्क यानी कांटेक्ट। तो बच्चों कांटेक्ट में हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कांटेक्ट का क्या इंपैक्ट आता है, क्या प्रभाव रहता है। तो कहता है कि अभिकारकों का
अभिकारकों का संपर्क क्षेत्र बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो संपर्क का क्या प्रभाव है कि अभिकारकों का अगर हम संपर्क क्षेत्र बढ़ा दें, कॉन्टेक्ट एरिया को अगर हम इंक्रीज कर देंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जो लकड़ी का बुरादा होता है, यानी जो उसकी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं और एक बड़ा सा लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, तो उनमें से सबसे पहले आग किस में पकड़ता है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि लकड़ी का जो बुरादा होता है वो जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि उसी जगह जो गोटा लकड़ी होता है वो धीरे धीरे आग पकड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों उसमें क्या हुआ है कि जो लकड़ी का बुरादा है उसका कॉन्टेक्ट एरिया यानी कॉन्टेक्ट जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है। और कॉन्टेक्ट इंक्रीज होने की वजह से उसमें क्या हो रहा है कि जो अभिक्रिया का रेट है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे सांद्रण। कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम सांद्रण का प्रभाव देखने से पहले हम यही समझते हैं कि सांद्रण असल में होता क्या है, क्या है कंसंट्रेशन। बच्चों जब कोई घोल में जो पदार्थ घुला हुआ रहता है, एक्चुअल में वही घुलने की जो उसकी एबिलिटी होती है, जो उसकी मात्रा, वही यहाँ पे क्या है, सांद्रण है। तो अब हम सांद्रण का प्रभाव देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रण का प्रभाव क्या होता है। तो कहा जाता है कि सांद्रण बढ़ाने पर, ठीक है, सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रायः बढ़ जाता है, प्रायः बढ़ जाता है। यानी किसी घोल में जो किसी घोल की जो सांद्रण होता है, अगर उसका सांद्रण को हम बढ़ा दें तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट आते हैं जिसका नाम है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थों को बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में तो होते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के रेट को सिर्फ बढ़ाते हैं, बल्कि उसमें भाग नहीं लेते। यानी उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, परंतु उसमें भाग नहीं लेते हैं, जैसे का वैसे ही वो पदार्थ रह जाते हैं। ठीक है, आइए उसको पहले हम डिफाइन के तौर पे देखते हैं, फिर उसका एक उदाहरण लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। दर को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, यानी उत्प्रेरक बोलते हैं। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसका रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। चलिए एक उदाहरण देकर हम समझते हैं। जैसे आपके पास अगर हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन हो, यानी N2 हो आपके पास और H2 हो आपके पास, ठीक है, तो इससे क्या होगा, NH3 अगर हमको बनाना है, तो अगर हम यहाँ पे एक Fe यानी आयरन को लेते हैं, तो ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में आयरन क्या हुआ, देखिए यहाँ आयरन आया है, लेकिन आयरन ना ही अभिकारक की साइड है, ना ही मेरे प्रतिफल के साइड है। यानी ये सिर्फ क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया की रेट को बढ़ाया है, बल्कि भाग नहीं लिया है। तो जब भी कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की रेट को यानी दर को बढ़ा दे और भाग ना ले, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो Fe है, Fe क्या हो गया, उत्प्रेरक। Fe क्या हो गया, उत्प्रेरक। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, जिसको बोलते हैं सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, सनलाइट। तो सनलाइट का रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्रभाव रहता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ अभिक्रिया ऐसे हैं जो बिना सनलाइट का होगा ही नहीं। जैसे आप एक अभिक्रिया का नाम जानते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से अभिक्रिया है जो सूर्य प्रकाश जिस पर प्रभावित होता है, बिना सूर्य प्रकाश का वो अभिक्रिया नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहले हम सूर्य प्रकाश का प्रभाव देख लेते हैं। यानी कुछ अभिक्रियाएं
पूर्ण रूप से सूर्य प्रकाश द्वारा ही हो पाता है। ठीक है, यानी कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसको होने के लिए हर हाल में सूर्य प्रकाश चाहिए। जैसे हम आपको अभी जस्ट बताए भी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 लिया जाता है, उसके बाद H2O को लिया जाता है और यहां पे बनाया जाता है ग्लूकोज C6H12 और O6, और इसके साथ ही साथ यहां पे क्या छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाला जाता है। लेकिन यह क्रिया तभी हो पाएगा जब तक कि इसमें सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश ना हो। सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में यह क्रिया संभव ही नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सूर्य प्रकाश का ये वाले रिएक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहां पे आपके पास कार्बन कितना है, 1 है, यहां पे आपके पास कार्बन कितना है, 6 है। तो मुझे सबसे पहले कार्बन को ही 6 बनाना है, तो यहां पे मैं 6 दे देता हूं, इससे हमारा कार्बन कितना बन गया, 6 बन गया। हाइड्रोजन आपके पास कितना बच्चे, 12 है, और यहां पे आपके पास हाइड्रोजन कितना, 2 है। आप यहां पे 6 दे दिए तो हाइड्रोजन भी आपका कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन, यहां से पहले हम मिलाते हैं ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहां पे है, उसके बाद 6 ऑक्सीजन यहां पे है, तो 12 6 कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहां पे आपके पास कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन यहां पे, 2 ऑक्सीजन यहां पे है, तो अभी ऑक्सीजन की कमी है। अगर मैं यहां पे 6 दूं तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन और 6 18 ऑक्सीजन। इस तरह से हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। और बच्चों जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया को लिखें रासायनिक समीकरण के रूप में, तो उसे संतुलित जरूर करें, क्योंकि संतुलित करना अनिवार्य है। आई होप कि आज आपको जो ये टॉपिक पढ़ाया गया, जिसको हम लोग बोले थे रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको हूबहू ऐसे ही समझ लीजिए और ऐसे ही याद कर लीजिए, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्लास में बात जो करेंगे वो दहन के बारे में बात होगी। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।